गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन नंबर 21 का भाग 4 है और हम बात कर रहे हैं इस भाग 4 में छोटी आंत। हमारा लेसन था मानव का पाचन तंत्र और मानव के पाचन तंत्र में इस छोटी आंत में हम बात करेंगे छोटी आंत की स्थिति के बारे में, उसके विभिन्न भागों के बारे में, उसकी भित्ति की संरचना के बारे में, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटी आंत की स्थिति के बारे में। हमारा आमाशय आगे की ओर छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत हमारी उदर गुहा में पाए जाने वाली अत्यंत कुंडलित नलिकाकार संरचना है। उदर गुहा में पाई जाती है कुंडलित नलिकाकार संरचना है। ये इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग जीवित मनुष्य में 3 मीटर के लगभग होती है। इसके 3 भाग हैं। हम कहें कि हमने सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग ड्योडिनम, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग इलियम। जो ड्योडिनम भाग है उसे हम ग्रहणी भी कहते हैं। आमाशय से जिस जगह पर छोटी आंत में आमाशय खुलता है वहां पर यह नलिका यू आकार की हो जाती है। इस यू आकार की नलिका को ग्रहणी या ड्योडिनम कहते हैं। इसकी लगभग लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा भाग है हमारा जेजुनम और यह भाग थोड़ा कम कुंडलित भाग है, लंबा भाग है, कम कुंडलित भाग है और इसकी लंबाई लगभग होती है 1 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे लास्ट पार्ट इलियम, जिसे हम कहते हैं शुद्रांत्र। जिजुनम को कहते हैं हम अग्र शुद्रांत्र, ड्योडिनम को कहते हैं हम ग्रहणी और इलियम को कहते हैं हम शुद्रांत्र। क्लियर? इस शुद्रांत्र वाले भाग में अत्यंत कुंडलन पाया जाता है, माने कि अत्यधिक कुंडलित होती है और सबसे अधिक लंबी भी यही होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। इन तीनों भागों को हम अगली इमेज में बहुत ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। यहां पर ये जो ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये भाग कहलाता है ड्योडिनम या ग्रहणी। उसके बाद जो डार्क ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, जो कम कुंडलित भाग है और इसकी लंबाई 1 मीटर है, यह है जेजुनम या अग्र शुद्रांत्र। और सबसे अंतिम भाग जो अत्यंत कुंडलित आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, अत्यंत कुंडलित भाग है, इसे कहते हैं इलियम या शुद्रांत्र। ग्रहणी के बारे में एक छोटी सी बात है कि ग्रहणी आमाशय से आने वाला भोजन कहां पर पहुंचता है? ग्रहणी में पहुंचता है। इसके अलावा इसी ग्रहणी में ये दिखाई दे रही है, ये ग्रहणी है, यू आकार की नलिका। ये यू आकार की नलिका ग्रहणी है। इसी ग्रहणी में यकृत के पित्ताशय से आने वाला पित्तरस पित्त वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी या ड्योडिनम में खुलता है। वहीं दूसरी ओर अग्नाशय ग्रंथि से आने वाली अग्नाशय वाहिनी का रस भी कहां पर आकर खुलता है? ग्रहणी में या ड्योडिनम में आता है। इन दोनों के सम्मिलित छिद्र ग्रहणी में उपस्थित होते हैं। यहां पर एक प्रकार की पेशीय अवरोधनी पाई जाती है जो आने वाले पित्तरस और अग्नाशयी रस की मात्रा का नियंत्रण करती है। इस अवरोधनी को कहते हैं ऑडी की अवरोधनी। क्लियर? तो ये थी हमारी छोटी आंत की संरचना। अब हम आगे बात कर लेते हैं छोटी आंत की संरचना में उसकी भित्ति के बारे में।
ये छोटी आंत है और हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की भित्ति के बारे में। वही 4 उत्तकीय स्तर जो हमें मिले थे ग्रसिका में और आमाशय में। सिरोसा, उसके ऊपर पेशी स्तर, उसके ऊपर अधश्लेष्मिका और सबसे ऊपर श्लेष्मिका। यहां देख पा रहे हैं आप, ये सबसे ये वाली परत ये कहलाती है सिरोसा, जो वास्तव में विसरल पेरिटोनियम है और संयोजी ऊतक की बनी होती है। दूसरा भाग है पेशी स्तर। यहां भी पेशियों के 2 स्तर हैं, बाहर वाला अनुदैर्घ्य पेशी स्तर और भीतर वाला वर्तुल पेशी स्तर। अनुदैर्घ्य पेशी स्तर और वर्तुल पेशी स्तर। जो व्हाइट कलर का एरिया आप देख रहे हैं ये है अधश्लेष्मिका, और थोड़ा डार्क कलर में जो आपको दिख रहा है यहां पर ये भाग, ये कहलाता है श्लेष्मिका। यहां की अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका दूसरों की तुलना में कुछ भिन्न है। यहां पर केवल श्लेष्मिका में ही वलन नहीं पाए जाते, अपितु अधश्लेष्मिका भी वलयित या घुमावदार हो जाती है। दिख रहा है आपको व्हाइट एरिया घुमावदार हो रहा है। इस वलय को कहा जाता है, इन उभारों को कहा जाता है कैरकरीन के वलय। ये जो आपको वलय दिखाई दे रहे हैं जिसमें श्लेष्मा भी शामिल है, श्लेष्मिका भी शामिल है और अधश्लेष्मिका भी शामिल है, इन्हें कहते हैं कैरकरीन की वलय। क्लियर? थोड़ा इसको और बड़ा करके देखते हैं। तो यहां पर ये सिरोसा परत है, उसके ऊपर ये मस्कुलर लेयर है जिसमें हम देख रहे हैं यहां पर अनुदैर्घ्य पेशी स्तर और ये वर्तुल पेशी स्तर। ये है अधश्लेष्मिका और यहां पर है ये श्लेष्मिका। क्लियर? ये जो आपको उभार दिखाई दे रहा है, इस उभार को हम कहते हैं कैरकरीन की वलय। ये पूरी वलय कहलाती है कैरकरीन की वलय। और इसी कैरकरीन की वलय में जो श्लेष्मिका वाला भाग है वो अंगुली समान प्रवर्ध के रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस कैरकरीन की वलय की लंबाई बात करें तो इसकी लंबाई लगभग होती है 8 मिलीमीटर। क्लियर? यहां पर जो श्लेष्मिका में अंगुली समान उभार दिखाई दे रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो लंबाई है लगभग 1 मिलीमीटर। ये उभार 8 मिलीमीटर के जो उभार आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहते हैं कैरकरीन की वलय। और जो 1 मिलीमीटर आपको उभार दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं रसांकुर। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। यही 8 मिलीमीटर लंबे वलय कैरकरीन की वलय या अंगुली समान प्रवर्ध जो 1 मिलीमीटर लंबे हैं इन्हें कहते हैं हम क्या? विलाय या रसांकुर। हमने एक रसांकुर यहां पर ले लिया है, यहां पर कई रसांकुर हैं, हम एक के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रत्येक रसांकुर है वो 1 मिलीमीटर लंबा उभार, उस 1 मिलीमीटर लंबे उभार में रुधिर वाहिनियां आपको दिख रही होगी, रेड ब्लू, ये रुधिर वाहिनियां हैं। जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है वो है लैक्टियल वाहिनी। हम आगे बात करेंगे पाचन में, जो वसा के अवशोषण से संबंधित होती है। ठीक है? इसके अलावा यहां पर तंत्रिका तंतु भी मौजूद होते हैं। क्लियर? इस अंगुली समान प्रवर्ध को कहते हैं रसांकुर, और रसांकुर की भित्ति स्तंभाकार उपकला की बनी हुई होती है। दिख रही है आपको इसकी उपकला? तो रसांकुरों की उपकला रसांकुरों की उपकला स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है। इन स्तंभाकार कोशिकाओं को और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। ये हैं स्तंभाकार कोशिका। इन स्तंभाकार कोशिकाओं को थोड़ा बड़ा करके जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन स्तंभाकार कोशिकाओं के अग्र सतह पर सूक्ष्म प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म प्रवर्धों को कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। या माइक्रोविलाई। इनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास होती है एक कोशिका में। एक कोशिका में इनकी संख्या 1000 के आसपास होती है।
और इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई लगभग लगभग होती है 1 माइक्रोमीटर। क्लियर? रसांकुर की लंबाई हमने देखी थी 1 मिलीमीटर। कैरक्रीन की वलय की लंबाई हमने देखी थी 8 मिलीमीटर। यहां पर और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको माइक्रोविलाइज 1000 की संख्या में होते हैं, लंबाई लगभग 1 माइक्रोमीटर होती है। क्लियर? तो कैरक्रीन की वलय उस पर मौजूद ये रसांकुर और रसांकुर की भित्ति में मौजूद सूक्ष्मांकुर, ये छोटी आंत की अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती है। अब सपोज करो इन वलय की जगह एकदम सीधा कर दिया जाए, इन्हें फैला दिया जाए, तो इनकी लंबाई कितनी ज्यादा होगी। तो इन्हीं की सहायता से छोटी आंत अपने क्षेत्रफल से कई गुना बड़ा क्षेत्रफल रखती है और उसी क्षेत्रफल में वो आसानी से अवशोषण करती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें, ये कैरक्रीन की वलय पर मौजूद ये रसांकुर और रसांकुर की सतह पर उसकी उपकला पर मौजूद ये माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर, ये आंत्र के अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं। रसांकुरों की संरचना आप क्लियर कर ही चुके हैं। रसांकुर की संरचना में पाई जाती है क्या? रुधिर वाहिनियां। ये बीच में ग्रीन कलर की आपको एक मोटी नलिका दिख रही होगी, इसे कहते हैं लैक्टियल वाहिका। और यहां पर छोटे छोटे ग्रीन कलर की वाहिकाएं भी दिख रही होंगी, ये वाहिकाएं नहीं, ये हैं हमारे तंत्रिका तंतु या नर्व्स। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी आंत की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियों के बारे में। हम इनकी ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो वलन है, श्लेष्मा के वलन, इन वलनों में कुछ यहां पर ये ज्यादा अंदर की ओर धंस जाते हैं, उपकला और ज्यादा लंबी वलन बना लेती हैं। इन वलनों को कहा जाता है गर्त, और यही गर्त अपने आप में एक पूरी ग्रंथि का कार्य करती है। ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है लीबरकुन की ग्रंथियां। इन लीबरकुन की ग्रंथियों में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें पाई जाती है कलश कोशिकाएं, आंत्रीय कोशिकाएं, और पैनेथ कोशिकाएं। यहां पर अलग अलग तरह की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कुछ आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, कुछ पैनेथ सेल्स होती हैं, और कुछ कलश कोशिकाएं होती हैं। इन सभी के काम क्या क्या है? कलश कोशिका का काम है श्लेष्मा का स्त्रावण करना। आंतरिक कोशिका का काम है जल एवं जल अपघट्य का स्त्रावण करना।
आंतरिक कोशिकाओं में मुंह से निकलने वाले जल और जल अपघट्टियों में एंजाइम भी मौजूद होते हैं, पाचक एंजाइम। तीसरी प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं पैनेट सेल, ये पैनेट सेल एक प्रकार का जीवाणु नाशक पदार्थ स्रावन करती है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्लियर? ये लाइसोजाइम भोजन में मौजूद जीवाणु, हानिकारक जीवाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये ग्रंथियां जो लीवर कुन की ग्रंथियां कहलाती हैं, लीवर कुन की ग्रंथियों में ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक और ग्रंथि के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं ब्रूनर की ग्रंथि। ये ब्रूनर की ग्रंथि अधश्लेष्मिका वाले भाग में पाई जाती है और ग्रहणी भाग में पाई जाती है। ग्रहणी की अधः श्लेष्मिका। ये जो ग्रंथियां हैं ये शुद्रांत्र की ग्रंथियां हैं, शुद्रांत्र में पाए जाने वाली श्लेष्मिका की ग्रंथियां हैं। ये भाग कौन से भाग में पाई जाती हैं? श्लेष्मिका वाले भाग में पाई जाती हैं ये 3 ग्रंथियां। और ये जो ब्रूनर की ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है? अधः श्लेष्मिका में। और ये ब्रूनर की ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं, अतिरिक्त श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं, क्योंकि आमाशय से जो भोजन आएगा वो अम्लीय भोजन होगा और उस अम्लीय भोजन को उदासीन करने के लिए कुछ ज्यादा मात्रा में श्लेष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ये ब्रूनर ग्रंथियां जो अधः श्लेष्मिका में मौजूद होती हैं, ग्रहणी वाले या ड्योडिनम वाले भाग में ये श्लेष्मिका का स्त्रावन करके अम्लीय भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देती है। एक चीज के बारे में और बात करेंगे, पैनेथ कोशिकाओं के बारे में या पैनेथ ग्रंथियों के बारे में। यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको डायग्राम थोड़ा समझ में आ रहा हो तो यहां से यहां तक हमने श्लेष्मिका को प्रदर्शित किया है, यहां से यहां तक हमने अधः श्लेष्मिका को प्रदर्शित किया है। यहां 2 भाग हैं, ये वाला भाग ग्रहणी वाला भाग है और ये वाला भाग अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र वाला भाग है। तो पहले इस भाग के बारे में बात करते हैं। ये भाग है हमारा ग्रहणी वाला भाग और ग्रहणी में यह है श्लेष्मिका और यह है अधः श्लेष्मिका। ये पेशी स्तर है और यहां पर सिरोसा परत है, सिरोसा परत, पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका। रेखा चित्र है, रेखा चित्र से हम थोड़ा सा ग्रंथियों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला भाग है हमारा ड्योडिनम या ग्रहणी और इस ड्योडिनम या ग्रहणी में आप ये नलिकाकार संरचना देख रहे हैं और यहां पर एक ग्रंथि है। ये ग्रंथि कहलाती है ब्रूनर की ग्रंथि, जिसे हमने कहा था कि ग्रहणी में अतिरिक्त श्लेष्मा के लिए मौजूद होती है। ये ब्रूनर की ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस कहां आ जाता है? ग्रहणी की सतह पर आ जाता है और उसे अम्लीय प्रभाव से बचाते हैं। दूसरी बात हमने कहा शुद्रांत्र में की श्लेष्मिका में पाई जाती हैं गर्त। यहां आप गर्त देख पा रहे हैं, इन गर्तों में कोशिकाएं देख रहे हैं हम। इन गर्तों में पाए जाने वाली ये कोशिकाएं कलश कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं और पैनेथ सेल हैं। कौन से भाग में है? श्लेष्मिका वाले भाग में है। छोटी आंत के कौन से हिस्से में है? जीजुनम और इलियम, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत वाले हिस्से में है। श्लेष्मिका वाले भाग में ये लीवर कुन की ग्रंथिकाओं में मौजूद ग्रंथियां में कलश कोशिकाएं श्लेष्मा बनाती हैं। आंतरिक कोशिकाएं जल और जल अपघट्टी के साथ पाचक रस मौजूद होते हैं उसमें। पैनेथ कोशिकाएं लाइसोजाइम नामक एंजाइम बनाती हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। श्लेष्मा भाग में पाए जाते हैं, श्लेष्मिका वाले भाग में पाई जाती है और अग्र शुद्रांत और शुद्रांत हिस्से में होती है। एक और चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको कुछ छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये लसिका ग्रंथियां हैं और ये लसिका ग्रंथियां भी श्लेष्मिका वाले भाग में। इन लसिका ग्रंथियों को कहा जाता है पेयर के समूह। ये लसिका ग्रंथियां समूह में उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पेयर के समूह कहा जाता है। क्लियर है?
तो पहले सबसे पहले बात करी हमने किसके बारे में, वापस देख लेते हैं। ये पेयर के समूह के बाद बात होगी आपकी बुक में किसके बारे में, लीवर खून की दरारें या लीवर खून की ग्रंथियों में मौजूद कोशिकाओं के बारे में। और फिर अंत में बात हुई किसके बारे में, अधश्लेष्मिका, ग्रहणी की अधश्लेष्मिका में मौजूद ब्रूनर ग्रंथि के बारे में। आपको पेशियों की संरचना में तो याद है ही सही, बाहर की तरफ इसमें अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर होता है और अंदर की तरफ वर्तुल पेशीय स्तर होता है। तो ये था हमारा छोटी आंत वाला भाग। अगले लेसन में, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे बड़ी आंत की संरचना और विशिष्टताओं के बारे में। थैंक यू।